नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, ईटीसी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म का प्रमाण किस नदी की घाटी में मिलता है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा रिफ्ट घाटी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? तो इसका सही आंसर है जौ। तो इसकी खेती लगभग 8000 ईस्वी पूर्व मध्य सागर और ईरान के बीच के क्षेत्रों में की जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है दोस्तों। तो ये आधुनिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक खोज के संबंध में भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की पत्थर कला या पेंटिंग के लिए। आपको बता दें दोस्तों, जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में है। तो वहां पर गुफाओं में पत्थर कला मिली थी। भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने की थी। किस स्थान पर दफनाए गए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला था? तो बुर्ज होम में मिला था। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पुरातत्व उत्खनन है, यानी एक्सकावेशन जो किया गया है उससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिला था। तो दोस्तों, भारत के जो राजस्थान वाला इलाका है और सिंध वाला इलाका था पहले, जो पाकिस्तान का संयुक्त रूप से था, तो 1920-21 के दौर में जब उसका उत्खनन किया गया तो लेयर बाय लेयर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी मिली, जैसे औजार मिले और मिट्टी के बर्तन मिले, गहने आभूषण मिले। तो जिससे पता चला कि एक अलग प्रकार की सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी, तो जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कितना था, यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैला था? तो उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में सुख्ता गेंदोर यानी कि पाकिस्तान तक। ये जोग्राफिकल रीजन में फैला हुआ था, यानी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, वेस्ट में महाराष्ट्र दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में सुख्ता गेंदोर पाकिस्तान तक, नॉर्थ वेस्ट में। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्यन थी, क्योंकि ये नॉन आर्यन थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, लेकिन आर्य सभ्यता प्राचीनतम क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसी के लिए उसे गैर आर्यन बोला जाता था, यदि आर्यन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऊपर के सभी कथन सही है। कौन कौन सा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियों का स्वरूप ग्रिड पैटर्न था। घरों का डिजाइन ऐसा था कि व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित रहे, बिल्कुल सही, और वह लोहे और रक्षा उपकरणों से अनभिज्ञ थे। तो ग्रिड पैटर्न में क्या होता है दोस्तों कि जो घर होते हैं उनके बीच की जो सड़कें होती है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। तो घरों का डिजाइन ऐसा था कि व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित रही। कैसे होता है? तो जो खिड़की थी वो गली से सट के नहीं थी, तो जो वॉल था वो पूरा प्लेन था। तो जो प्राइवेसी का जो इशू था उसे एड्रेस किया गया था। वो लोहे और रक्षा उपकरणों से अनभिज्ञ थे। तो लोहे का आविष्कार नहीं होता दोस्तों, वो लोग तांबे का यूज करते थे। तो लोहे एवं रक्षा उपकरणों से अनभिज्ञ थे। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, यानी ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, और वो त्रिभंगा आसन में है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1923-24 के दशक में। भारत में चांदी की उपलब्धता का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के किनारे बसा है। तो वैदिक संस्कृति में रावी नदी को पारुसनी के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदाड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने सन 1921 में की थी। जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से किस पशु को हड़प्पा सभ्यता के मोहरों और टेराकोटा प्रतिमाओं में चित्रित नहीं किया गया है? तो गाय को नहीं किया गया, जबकि हाथी, बाघ और गेंडा को किया गया है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा में मिलता है, जो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो डॉकयार्ड पतन
या जिसे गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो डॉकयार्ड, जैसे आज मॉडर्न डे में विशाखापट्टनम है, मुंबई है, तो यहाँ पर डॉकयार्ड है जहाँ पर बहुत सारी शिप्स आके लगती है। तो लोथल गुजरात में उसी के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन हड़प्पा स्थल कालीबंगा और लोथल किस नदी पर स्थित है? तो कालीबंगा घंगर नदी पर स्थित है और लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्राचीन स्थल से नाव का मॉडल मिला है? तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से। बड़ा सार्वजनिक स्नान स्थल सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर, लोथल और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा स्थल लोथल की खोज किसने की थी? तो एसआर राव ने की थी। तो दोस्तों पर्टिकुलर जो स्थल है उसकी खोज किसने की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका याद रखिएगा हमेशा से। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो लोहा नहीं पाई जाती थी। तो कॉपर का ज्ञान था, यानी तांबा का ज्ञान था उन्हें दोस्तों, इसलिए ताम्रकालीन युग बोला जाता था। किस हड़प्पा स्थल पर नहर के निशान पाए गए हैं? तो अफगानिस्तान में सुरतोघाई में नहर के निशान पाए गए हैं। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, यानी कि मेट्रिनिलियन सोसाइटी था। जल प्रबंधन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर पाया गया? तो धोलावीरा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वैदिक युग में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सोने के सिक्के के लिए। तो बेसिकली दोस्तों लेटर वैदिक युग में, यानी उत्तर वैदिक युग में निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था सोने के सिक्कों के लिए। पुरुषा सूक्त मुख्यतः किस वेद में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में दोस्तों वेदों के नाम लिखे गए हैं। सूची 2 में उस वेद से क्या क्या चीज रिलेटेड है उसके नाम दिए गए हैं। तो जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित था। जो सामवेद था वो संगीत से संबंधित था। जो यजुर्वेद था वो बलिदान विधि से संबंधित था। और ऋग्वेद था वो ईश्वर की महिमा का गुणगान करता था। तो अतैरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से है। गोपद ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है और सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल या नाइन्थ मंडल, याद रखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार नचिकेत और यम के बीच संचार किस उपनिषद में विस्तार से बताया गया है? तो कठोपनिषद में बताया गया है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो सिंधु नदी का। वैदिक काल में चिनाब और सतलुज नदी का क्या नाम था? तो चिनाब का नाम अस्कनी था और सतलुज का नाम था सुतुर्दी। हमने बताया दोस्तों जो पारुष्णी था वो रवि का नाम था, रावी नदी का नाम था। तो चिनाब का अस्कनी, सतलुज का सुतुर्दी। और ब्यास नदी का नाम था वितास्ता। व्यास नदी का ये झेलम नदी का नाम था वितास्ता। किस शिलालेख में ईरान से आर्यों के भारत आगमन का वर्णन है? तो बोगाचकोई में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मानना था कि आर्यों का उद्गम स्थल उत्तरी ध्रुव था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे, जो कि तिकड़ी बाल पाल लाल यानी कि लाला लाजपत राय और विचेंद्र पाल, और तीसरे ये थे बाल गंगाधर तिलक। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रसिद्ध 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो पारुसनी यानी रवि नदी के किनारे पे। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। प्राचीन भारत में वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? तो कृषि था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को। तो ऋग्वेद में भगवान इंद्र को योद्धा देवता के रूप में जाना जाता था। गायत्री मंत्र को उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है गायत्री मंत्र। किस काल में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अवधारणा स्पष्ट रूप से स्थापित हुई? तो धर्मशास्त्र काल में है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बार बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जवाला की कहानी जो अविवाहित मां होने का आरोप को चुनौती देती है किस उपनिषद में वर्णित है? तो छंदोगय उपनिषद में वर्णित है। ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य कहा गया है? तो गाय को। तो अघन्य का शाब्दिक अर्थ है मारना नहीं है, तो बहुत पवित्र माना गया है गाय को। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, वर्तमान नेपाल में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। तो 32 साल की उम्र में वैवाहिक जीवन के बाद उन्होंने गृह त्याग कर लिया था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
भगवान बुद्ध की माँ किस वर्ष वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलिया जनजाति की थी और उन्होंने सुद्धोधन से विवाह किया था जो सांग के वंश के राजा थे। अशोक के किस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था? तो रुमिनदेई का स्तंभ शिलालेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरुओं में से एक थे। बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, यानी पहला सरमन जिसे कहा जाता है, पहला उपदेश। बुद्ध ने सबसे ज्यादा बार उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो श्रावस्ती में। तो याद रखिएगा कि पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहले सूची में दोस्तों बौद्ध परिषद की सूची दी गई है और दूसरे लिस्ट में बौद्ध परिषद के अध्यक्ष का नाम दिया गया है। जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। महा से महान आप देख सकते हैं, तो जो महान होते हैं वो सर्वप्रथम होते हैं, जो पहले नंबर पर हमेशा रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध परिषद को महान से आप जोड़ सकते हैं कि वो महान था, तो महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। तो प्रथम बौद्ध परिषद के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध परिषद के थे वो थे सबाकमी। तृतीय बौद्ध परिषद के थे वो मोगालीपुत्र तिस्सा। अब तीसरा जो है वो आपको सिमिलर लगता है सुनने में तीसरा के, यानी थर्ड के। तो तीसरी बौद्ध परिषद आप याद रख सकते हैं इस तरह से शॉर्टकट में कि मोगालीपुत्र तिस्सा, तिस्सा यानी तीसरा। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है मोगालीपुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद कब हुई थी? तो वासुमित्रा के अध्यक्षता में हुई थी। तो इस तरह से इसका मिलान है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान करना दोस्तों, तो बौद्ध संगति है जो है उनके राजा के साथ मिलान करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो किसी शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, जो कहाँ हुई थी? राजगृह में, यानी कि राजगीर में। अब जो अजात शत्रु थे वो हरियंक वंश के शासक थे, बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। दोनों हरियंक वंश के शासक का शासन में थे, बिंबिसार और अजात शत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति किनके काल में हुई थी? अजात शत्रु काल में। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो हुई थी कालाशोक के काल में, जो कि वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो अशोक के काल में हुई थी, मौर्य वंश के शासक अशोक काल के काल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्हीं के शासन काल में जो कलिंगा वार लड़ा गया था, जो कि उड़ीसा प्रेजेंट उड़ीसा में है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क कश्मीर, कुषाण वंश के शासक कश्मीर थे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, उनके शासन काल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। तो आप स्थान और जो राजा ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग मूर्ति पूजा और समारोह में विश्वास करता था? तो महायान बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हुआ था दोस्तों बाद में, मेनली हीनयान और महायान। तो जो हीनयान थे वो जो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा थे उस पर विश्वास करते थे, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। और जो महायान थे, बुद्धिज्म थे, जो बुद्ध की मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध के जन्म को किस चिन्ह से दर्शाया गया था? तो कमल से दर्शाया जाता है। बौद्ध गया किस नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादित होता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन से, यानी जो उनका जो प्रवचन देने का था उससे होता है, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जो जो सरमन दिए थे पहली बार कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म के अतरंग अंतर्गत त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न क्या है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है, याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो त्रिपिटक में 3 तरह के पिटक होते हैं दोस्तों। एक होता है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंध, नियम और आचार की शिक्षाएं होती है। सूत पिटक यानी धार्मिक सिद्धांत होता है। अभिधम पिटक यानी कि दार्शनिक सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न, प्राचीन बौद्ध मठ में पर्वण समारोह क्या था? तो वर्षा ऋतु में भिक्षुओं द्वारा किए गए पापों को स्वीकार करना, ये पर्वण समारोह था। बिहार में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो राजगीर में है। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा गया है। बौद्ध धर्म की गांधार शैली में बौद्ध धर्म द्वारा दिए गए उपदेश किस मुद्रा में होता था? धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में होता था। अलग अलग की मुद्राएं होती थी दोस्तों, जैसे कि अभया मुद्रा थी, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा थी, भूमि स्पर्श मुद्रा थी। सारनाथ बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतिमा किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भगवान बुद्ध की छवि को कभी कभी हाथ की मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ दिखाया था, वह प्रतीक है क्या है? तो बुद्ध द्वारा मारा के प्रलोभनों के बावजूद
पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी बनाए रखने का आह्वान था। तो ये अजंता की गुफाओं में है दोस्तों। इसमें क्या था कि जो मारा है वो एक तरह का राक्षस है, जिसको डिनोट किया गया है प्रलोभन, लालच और जो बुराइयां होती है उसको डिनोट करने के लिए मारा को डिनोट किया गया है। तो वो बुद्ध को बहुत सारा प्रलोभन देती है और ध्यान भंग करने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्ध जो है उनका रिजॉल्व इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बावजूद भी वो अपने पद से विचलित नहीं होते और ध्यान मुद्रा में हमेशा रहते हैं। तो उसी उसी से रिलेटेड है भूमि स्पर्श मुद्रा। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मपानी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध पौराणिक कथाओं के अनुसार भविष्य का बुद्ध कौन होगा जो संसार को पाप से बचाएगा? तो मैत्रेय। बोधिसत्व पद्मपानी चित्रकला किस गुफा में प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफा में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में 11 सिरों वाली बोधिसत्व छवि चित्रित की गई है? तो कन्हेरी। दार्शनिक ग्रंथ मध्यमिका कारिका के प्रतिपादक कौन है? तो वो नागार्जुन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। निम्नलिखित में से कौन सी बातें बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदाह समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म में मीडियम पाथ फॉलो करने के लिए बोला जाता है दोस्तों। नहीं एक्सट्रीम में इंडल्जेंस होना चाहिए, नहीं भौतिकतावाद ज्यादा होना चाहिए, नहीं हम अपने आप को प्रताड़ना दे एक्सट्रीम तरीके से, जो कि जैन धर्म में है। तो आत्मदाह जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, जबकि अहिंसा दोनों प्रोपोगेट करते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्मों में है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी दोनों धर्मों में है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है दोस्तों बेसिकली इगैलिटेरियन सोसाइटी की ओर इशारा करता है, यानी कि सोसाइटी में सभी लोग समान रहे। वो ऊंच धर्म के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाता है। इसी के लिए जो बुद्ध धर्म है उसको जो छोटे जाति के लोग हैं थे पहले, वो भी वाइडली एक्सेप्ट किया उन्होंने और आज भी करते आ रहा है। तो आत्मदाह को छोड़ के बाकी सारी चीजें समान है। बुद्ध द्वारा प्रचारित निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों दुख है और दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख निरोध का मार्ग, और दुख निरोध को दुख को कम करने के लिए, दुख को खत्म करने के लिए एक मार्ग है। तो जो 8 जो मार्ग बताया गया अष्टांग मार्ग वो है। तो आइए इसे अरेंज करते हैं। तो ACBD है, यानी कि पहले दुख है, फिर दुख का कारण है, दुख का निरोग है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के प्रसार का मुख्य कारण क्या था? तो ये चारों कारण थे दोस्तों। क्या क्या था? बौद्ध धर्म की सादगी थी, जो लोग वाइडली एक्सेप्ट कर सकते थे। दलितों के विशेष अपील थी, ये भी सही थी, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था के अनुसार दलितों पर बहुत ही शोषण हुआ था। तो बुद्ध धर्म दलितों को एक समान मानता था। तो दलित जो है काफी संख्या में बौद्ध धर्म को अपनाया। इवन आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी जान सकते हैं कि उन्होंने भी इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अंत में ज्वाइन किया था। स्थानीय भाषा का प्रयोग जो कि पाली में विकसित हुआ था बौद्ध धर्म, तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। धर्म की मिशनरी भावना ये भी एक कारण थी। तो अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो वज्रयान प्रमुख था। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण के लेखक कौन है? तो अशोघोष थे। मिलिंद पर्वों के लेखक कौन है? तो नागसेन है। तो राजा मिलिंद और नागसेन जो एक बौद्धिक भिक्षुक थे, उसके बीच के जो संवाद है उसको मिलिंद पन्हों में अंकित किया गया है। तो मिलिंद पन्हों के जो लेखक थे वो नागसेन थे। बौद्ध धर्म में चैत्य और विहार का क्या है? तो चैत्य एक प्रार्थना कक्षा है, जबकि विहार भिक्षुओं के लिए आवासीय क्षेत्र है। यमक बौद्ध धर्म के किस पिटक से संबंधित है? तो अभिधम पिटक से संबंधित है। किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो बंगाल के गौड़ साम्राज्य के प्रथम शासक राजा शशांक ने 600 ईस्वी में बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस राजवंश के काल के दौरान बनाई गई थी? तो कुषाणवन के शासनकाल में बनाई गई थी। दोस्तों बामियान अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पर बुद्ध की बहुत ही ऊंची खड़ी प्रतिमा थी, जिसको तालिबान ने उसे विध्वस्त कर दिया था। तो आज वो मूर्ति नहीं है वहां पर। तो कुषाण वंश के शासनकाल में बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनवाई गई थी। भारत के किस राज्य में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? तो गुजरात में है। नव नालंदा महाविहार जिसका गठन 1951 में किया गया था वह एक है, क्या है? पाली अनुसंधान संस्थान है। कालचक्र का अभ्यास बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म के द्वारा किया जाता है।
अमरावती स्तूप का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो सातवाहन में। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास लाता रहूं। दोस्तों आपका जो प्यार है मुझे बहुत इंकरेज करता है इस तरह के कंटेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि अलग तरह के एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।